तो that way वो मतलब was making a very meaningful sense yesterday। तो करते हैं, उसको भी करते हैं। हाँ ठीक है। Alright। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, किसी बच्चे को अगर 3.5 साल के बच्चे को एपिलेप्टिक अटैक आ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है ना। पहली चीज बाय डिफॉल्ट। हाँ जी, उनके किचन है, मैंने उनको मना किया भी गैस उठा दो, तो बच्चा रात से एडमिट है पीजीआई में, बहुत घबराए हुए हैं। नहीं देखिए, किचन में वो मतलब नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गया, अब किचन थोड़ी कोई चेंज कर सकता है। तो फिर इसकी क्या रेमेडी करूँ सर? रेमेडी उसका सिर्फ ये है कि उसमें उसके अलावा भी कोई और चीज होगी। उसको यंत्रा भी भेज दिए भी, वो भी लगा लो नॉर्थ ईस्ट में। आप वो लेकरेंटीना वाला सीख रहे हैं, अभी नहीं सीख रहे हाँ हैं? जी हाँ जी सर, सीख रही हूँ, मेरे पास तो है तो भी। लेकरेंटीना से पहले स्कैन करिए कि किचन के साथ में कितनी एनर्जी है और यंत्र लगाने के बाद में कितनी एनर्जी है। ठीक है। तो उसमें अकेले ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम ये भी होगा, नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी और फेसिंग टुवर्ड साउथ होगा। आप ईस्ट की म्यूट है तरफ मैडम। है, फेसिंग ईस्ट की तरफ है। वो एंगल होगा 5% का, जिसकी वजह से वो ईस्ट की बजाय वो टुवर्ड साउथ ईस्ट फेस हो गया होगा। ओके। वो उसमें मतलब फाइनल पॉइंट के तौर पे जब हम देखेंगे तो वो चीज हमारे सामने आएगी। मतलब आस देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति आसानी से बीमार नहीं पड़ता, हमारी बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये निदान पंचक जो है, इसमें बहुत सारी चीजें उससे हेल्प मिलेगी। कल जब मैंने इसको देख रहा था तो उसके तौर पे अभी चलने लगा, अभी तक चल नहीं रहा था। एनर्जी के भी बड़ा अजीब सा एस्पेक्ट है। वो कुछ हीलिंग हो गई इसकी भी लगता है। बढ़िया हीलिंग तो हो खैर गया सर। वो बढ़िया होता हो ही है खैर। गया। कल कल मैं वही देख रहा था कि कल वो बीच में इंट्रूजन हुआ और उसके बाद वो क्लास ही नहीं आगे चली एक मिनट भी। कोई नहीं, चलिए वो भी देखते हैं। तो अब हमारे को जो अपनी अटेंशन को लेकर चलना है वो प्राइमरली निदान पंचक के तौर पर लेकर चलना है। दिस इज द टूल जो कि एक आयुर्वेदा चिकित्सक जो होता है वो कंपल्सरीली फॉलो करता है। बट ये एक जेनरिक अप्रोच है जिसमें हर एक व्यक्ति को चिकित्सा चिकित्सा मतलब कंसल्टिंग। तो जब आप कंसल्ट कर रहे हैं किसी को भी तो कंसल्ट कर रहे हैं किस चीज के लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ना, कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपने डोमेन बना दी कि भाई ये आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है। सो ऐसे करके आपने अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ एक पैथी रिलेटेड अप्रोच में डाल दिया कि ये बीमारी है, ये दवाई से ही ठीक होगी। बट वो दवाई के बिना भी ठीक हो सकती है। तो अगर मैं बिना दवाई के ठीक होने वाले अप्रोच को लेकर चलूं तो कोर ऑफ द मैटर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब मैं तो जब मैं उस अप्रोच के तौर पे देख रहा हूं तो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और व्हेन एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आपको सिर्फ इस बात को चेक करना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले सिम्टम्स की बात हो रही है यहां पर। तो मेरा प्रॉब्लम जो है उसके सिम्टम क्या है, फिर वो प्रॉब्लम जो है जब रूप के तौर पर आ जाती है तो फिर उसके साइन क्या है। सो साइन एंड सिम्टम कुछ हद तक जो है सिनोनियम्स हैं। बट मोटा मोटा प्रॉब्लम शुरू होने से पहले क्या क्या चीजें हैं उसको पूर्व रूप कहते हैं। प्रॉब्लम पीक पर जब हो तब उसको रूप कहते हैं।
तो प्रॉब्लम शुरू होने से पहले और प्रॉब्लम जब पीक पर हो तो क्या सिम्टम्स और एक्टिविटी है। उपश्य अगर एग्जामिनेशन मेथड्स है, संप्राप्ति पैथोजेनेसिस है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब मैंने कॉजेटिव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करा, वो कॉजेटिव फैक्टर्स को रिमूव करना, उसको निदान कहते हैं। रेस्ट एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी, कि इसके लिए यहां पर ये टेस्ट हो गए। कौन कौन सा टेस्ट ऑफ इवेल्युएशन है जिसको हम यूज कर रहे हैं, बट ये सब लार्जर लेवल पर आप उसको जेनरिक डोमेन में यूज कर सकते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। हम्म। जी। अगर आप गूगल करेंगे व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप आइडेंटिफाई करेंगे, कहीं ना कहीं वो पूर्व रूप, रूप, निदान, उपस्य और संप्राप्ति, इससे ही कनेक्टेड मिलेगा। ये मेरा पक्ष है बताने समझाने के तौर पे। आप बीमारी को बीमारी मानकर ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए उसका अप्रोच मैकेनिज्म वैसा आ रहा है। बट बीमारी को अगर आप एक प्रॉब्लम मानेंगे तो वो कैसे रिजॉल्व होगी, वो एस्पेक्ट तो मैंने इस कारण से बोला कि जब कभी कोई एक प्रॉब्लम हो रही है और हम तुरंत मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या शुरुआत से यही हुआ कि मेडिसिन, तो पहला क्वेश्चन तो इसी बात का बन गया ना कि किसी ने पहले से मेडिसिन कैसे बना दी। वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि हर चीज का पहले से मेडिसिन हो। वो एक अप्रोच हो गया, वो एक थॉट हो गया। तो इस कारण से मैंने जब ये क्वेश्चन करना शुरू करा कि पहले व्यक्ति को ये कैसे पता चला कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक उसका सॉल्यूशन है, तो पहले व्यक्ति को कहाँ से पता चला। तो जब पहले व्यक्ति के बारे में सोचना मैंने शुरू करा, तब वो ऋषि का कॉन्सेप्ट मेरे को दिमाग में आया कि हाँ, हमारे यहाँ पहली बार जिसने इस पूरी चीज को देखा समझा उसको ही हमने ऋषि बोला। जिसने जितनी बड़ी डीपर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा उसको उतना ही सर्वोपरि ऋषि रखा। तो जैसे अब बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ क्या होता है कि कश्यप ऋषि सबसे ऊपर है, बाय डिफॉल्ट उनका नाम है। अब कश्यप ऋषि की जब पत्नियां और उनके बच्चे और उसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये कश्यप ऋषि ने करा क्या। उन्होंने पूरे यूनिवर्स की मैपिंग करी। अदरवाइज जो टेक्स्ट और डिटेलिंग दे रखी है वो बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू कि आप एक ऋषि को और एक भगवान को, दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाएंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। हाउ एग्जैक्टली फर्स्ट पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ द सिचुएशन। उस फर्स्ट पर्सन को हमने ऋषि बोल दिया। तो जो भी हमारा टेक्स्ट था, उस टेक्स्ट पे आप जितने भी क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, पहले व्यक्ति ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा, उसका नाम लेते ही वो प्रक्रिया काम करना शुरू कर देती है। तो ऋषि और ऋषि के साथ में शाप विमोचन ये टर्म आती है। सो इट इज लाइक अ नेम लॉक। अब जब आप इस बात को आइडेंटिफाई करें कि पहले व्यक्ति को कैसे पता चला, तो पहले व्यक्ति को पता करने के लिए उस व्यक्ति के अंदर एक सोल सीट होगी, और उस सोल सीट के बाद एक वहां पर कम्युनिकेशन होगा। वो कम्युनिकेशन वो नेसेसरी डायरेक्टिव जनरेट कर रहा होगा। उस डायरेक्टिव से जब आप कनेक्ट करेंगे, तब आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अब लेट सपोज कि आपको जो है एकदम से कोई इन्फेक्शन हो गया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी आपके सामने एक प्लांट आया और उसके पत्ते भी थे, तो जो इनर वॉइस थी उसने आपको डायरेक्टिव दिया कि आप इसके पत्ते खाओ, एंड दस द फर्स्ट पर्सन इनिशिएटेड द एक्टिविटी। तो पहले व्यक्ति का जो इनिशिएशन जो था, दैट वाज
बाय द डायरेक्टिव ऑफ द सोल सीट, नथिंग एल्स। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? जी। अदरवाइज ये पूरा का पूरा पजल जो है कभी रिजॉल्व ही नहीं होगा। सर इसी को इंट्यूशन बोलते हैं क्या? इंट्यूशन जो है वो इनर वॉइस के बहुत मिनिमलिस्टिक एक्सप्रेशन है। हम्म। मैं और आप टेक्निकली बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू हम दोनों को बात करना है। अगर मेरे को और आपको बात करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप बोलो जिसपे कि मैं जवाब देने के लिए मजबूर हो जाऊं। आप लाल बत्ती पे खड़े हैं या किसी दोराहे पे खड़े हैं, आपको लेफ्ट जाना है राइट जाना है नहीं पता चल रहा है, गूगल वगैरह मैप लोकेशन वगैरह कुछ नहीं है आपके पास में, तो उस सिचुएशन में क्या आप अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो? आराम से पहुंच सकते हो। अगर आप वही क्वेश्चनिंग वही सब कुछ सोल सीट की डोमेन पे कर रहे हैं तो आपको वहां पर जो है वो पूरा आस्पेक्ट उसी तरह से पता चलता जाएगा। तो मेरा जो मतलब मेथोडोलॉजी जो है उसमें ये सोल सीट, इंट्यूशन और इस जैसे जितने भी टर्म्स आप बनाएंगे उन सब में पर्सन मिसिंग है। टू मी सोल सीट इज ए पर्सन। तो जब आप बात करते हैं, बात करने के बाद में एक विंडो शुरू होता है विच इज लाइक कि एक सोल सीट है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो वो जो इंटरफेस है जिसमें कि आप अपने आप ये डिस्क्रिमिनेट कर पाओ कि ये कौन इस टाइम पर इस इंटरफेस के थ्रू बात कर रहा है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। इंट्यूशन, सिक्स सेंस और भी बहुत सारी टर्म्स है जो यूज करी जाती है इस सिस्टम के अंदर। तो ये जब आप एज ए प्रोसेस इन्वोक करना शुरू कर देंगे, रिलीजियसली इन्वोक करना शुरू कर देंगे, तो आपको वेरिएशन समझ में आएगा। अब ये वेरिएशन पे कहानी आ गई इन टर्म्स ऑफ मैंने वो वेरिएशन देखा और मैंने उसको नाम दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए निदान पंचक। तो जब मैं बोलूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम के जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं उसको हटा दो, ये मेरा बेस अप्रोच हो गई, प्रॉब्लम के पॉजिटिव फैक्टर्स का हटाना। अब अगर मैं हटाने की बात कर रहा हूं तो उससे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन भी होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो ही ना हो। अब वो जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उसका कोई पूर्व रूप भी होगा, तो वो उसका पूर्व रूप हो गया। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए और ये उसका पूर्व रूप हो गया कि वो भी कहां से शुरू हो रहा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं भी? 3 पॉइंट हमारे को इसमें क्लियर हो गए। जी। चौथा पार्ट जो है वो है आपने कॉजेटिव फैक्टर आइडेंटिफाई करा, वो यूनिक है या नहीं है, यस और नो। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, उसके लिए कोई टेस्ट डिफाइन करोगे। जब आपने टेस्ट डिफाइन करा उसको उपस्य कह लिया, एग्जामिनेशन मेथड्स। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं यहां पे? आपने किस चीज को पूर्व रूप माना, किस चीज को रूप माना, इसका भी कोई ना कोई टेस्ट होगा ना। तो अगर आपने उस टेस्ट के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करा तो इमिजिएटली नेक्स्ट पार्ट उसका
इमर्ज हो गया। नेक्स्ट पार्ट उसका जो इमर्ज हुआ, दैट इज कि ये पूरा का पूरा जीनेसिस है क्या। आपको रोग से मुक्ति, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको आप पैथोजेनेसिस कह रहे हैं। तो ये अगर हमारे ध्यान में आ गया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो हम एक एक चीज पे उसको लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो जब मेरे को ये वाला सिनेरियो समझ में आया तो मैंने कहा जी, प्रॉब्लम का मूल जो है वो थॉट है। कौन सा थॉट मुझे डिजीज फ्री बना रहा है और कौन सा थॉट मेरे को डिजीज कर रहा है। इसके लिए मेरे को सबसे पहले थॉट पे ही गया मैं। जब मैं थॉट पर गया तो मैंने बोला कि जो मेरे थॉट मुझे सेल्फलेस बनाते हैं, वो मुझे डिजीज फ्री करते हैं। जो मेरे थॉट्स मेरे को सेल्फिश बनाते हैं, वो मेरे को बीमार कर रहे हैं। Thus, I was able to identify every time like a child, मैं कब अकेला था या कब अकेला नहीं था। तो सिंपल एक थॉट के अंदर बेसिक चेंज करना कि मैं उसको सेल्फलेस बना दूं, इमिजिएटली मेरे को डिजीज फ्री करता है। जी मिश्रा जी। इसमें एक थोड़ा सा लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी होगी सबको। मैं करूँ? बोलिए बोलिए। हाँ, तो जैसे ये जो डिजीज है ना, ये लोगों को मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डोमेन में समझ में आता है। तो जो डिसीज है उसको अगर आप ब्रेक करें, डिस और ईज, बेसिकली व्हेन ईज इज डिस्टर्ब्ड, that is when it becomes a disease. So how to restore ease is the healing process. कह सकते हैं, पर मैं तो इसको जो है वो डिजीज और डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं ना। हाँ, तो अब तो when यही or चीज जो है correct. वो, यही चीज जो है आपको फिर रीडिफाइन करनी पड़ेगी। देखिए, मेरा मूल जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो क्या है कि पूरे प्रोसेस में जब हम कोई चीज देख रहे हैं, उसकी परिभाषा या डेफिनेशन जो है, वो डेफिनेशन अपने आप में एक इशू है। आपका डेफिनेशन जितना कंप्लीट होगा, Exactly. आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन उतना ही बेटर होगा, क्योंकि प्रॉब्लम हमने डिफाइन ही गलत तरह से करी। Right. तो आप अगर उसको क्या कहते हैं, मैथ्स में सिद्धांत के तौर पे क्या लेकर चलते हैं, एग्जाम्स एंड थ्योरम लेकर चलते हैं। Hmm. सो आपकी एग्जाम जो है वो अजम्पशन है। अजम्पशन टर्म ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है। Correct. आपको रियलिटी लेकर चलना है, आप रियलिटी कैसे डिफाइन करोगे, तो ऑब्वियसली फर्क आएगा ना। तो मेरा Hmm. मतलब सिर्फ ये है कि हमारे को अपने देखने के तरीके को सबसे पहले डिटैच करना है। तो डिटैच कैसे करा, मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई और मैंने उस प्रॉब्लम के लिए बोला कि ये प्रॉब्लम मेरे को आई नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, ये प्रॉब्लम एक्स को है। अब मैं वो कंसल्टेंट हूं जो उस व्यक्ति को, उस एक्स को उस प्रॉब्लम से मतलब बाहर निकाल सकता है। तो मेरे को क्या चीज मेरे थॉट प्रोसेस के होनी चाहिए। Hmm. तो आप जब आप उस तरीके से अपने इर्द गिर्द एक मैपिंग डिफाइन करेंगे कि
ये कोर सेंटर में एक पेशेंट है। इसको या तो डिजीज है या इसका डिसऑर्डर है। अब ये डिजीज और डिसऑर्डर का आयुर्वेद के अनुसार या मैनेजमेंट के अनुसार जो अप्रोच दे रखा है वो है सम रहना, इन अ सिचुएशन ऑफ बीइंग बैलेंस्ड। इसलिए हम टर्म भी वहां पे क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हीलिंग कहाँ से शुरू करनी है, बोले जी हिपोकैम्पस से शुरू करनी है। बिकॉज हिपोकैम्पस ही ये डिफाइन करता है कि मैं बैलेंस्ड हूं या नहीं। अगर मैं बैलेंस्ड नहीं हूं तो बीमारी का ऑनसेट शुरू हो जाएगा, और वो टुवर्ड्स हाइपोथैलेमस जाएगा, और हाइपोथैलेमस से जो है वो पीनियल पिट्यूटरी जाएगा, एंड दस द एंटायर डिजीज स्पेक्ट्रम विल स्प्रेड थ्रू ऑल द ग्लैंड्स इन द होल ऑफ द बॉडी। वो जहां तक पहुंच गया और जहां तक पहुंचना है। तो कहानी कहां से शुरू हुई, बैलेंस स्टेट के डिस्टरबेंस से। उस बैलेंस स्टेट के डिस्टरबेंस को आपने डिज और ईज क्या कह रहे थे आप, वो मतलब वो हाँ, आपके डिस्टर्ब तौर पे। डिस्टर्ब डेज। ठीक, तो एंड ऑफ द डे आपने वो, अगर मैं आप ही के तरीके से चलूं थोड़ी देर के लिए, तो वो डिस्टरबेंस आपने जो आइडेंटिफाई करी, वो डिस्टरबेंस जो है उसको हम कहेंगे पूर्व रूप। अब ये जो डिस्टरबेंस है ये टेम्परेरी है, परमानेंट है, तो ऐसे करके आप उसको एनालाइज करोगे। तो जब आप उसको एनालाइज कर रहे हैं तो आप उसके पूर्व रूप से उसके एक्चुअल सिम्टम्स पर जा रहे हैं। जब आप उसके एक्चुअल सिम्टम्स पर जा रहे हैं तो कायदा ये कहता है कि आपको हर स्थिति को जो है वो टेस्ट करना चाहिए। जब आप उसे टेस्ट करते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर पता चलता है। जो स्ट्रक्चर पता चला, उस स्ट्रक्चर के थ्रू आपने अपने लिस्ट ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करा, उसका रिमूवल कर दिया। दैट्स इट। मुझे लगता है ना यहाँ पे ना, जो आपने टेस्ट वगैरह बोला, तो एक तो ठीक है, जो कन्वेंशनल मेथड है अपना एलोपैथी का, वो सब तो टेस्ट वगैरह करते ही है लोग। लेकिन जब आप ईज का टेस्टिंग करते हैं, तो जो अपना सिंपल स्ट्रक्चर पैटर्न है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ऑल दैट, तो उससे भी काफी पता चलता है। तो मेरे को वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें लग रहा है कि पर आपने जो मिश्रा जी, मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ ये व्हाट व्हेन और इन सब चीजों से कनेक्टेड ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट, नहीं ये नहीं, हमारा जो ये जनरल कॉमन ओरिजिनल जो कॉमन। वेद का मॉडल है, हम्म ओरिजिनल जो वेद का मॉडल है उसमें टर्म आई है वेदांग। हम्म। और उसकी दूसरी जो पैरेलल टर्म है उसका नाम है दर्शन। तो जब हम जी। दर्शन के तौर पे देखते हैं उसके छह एस्पेक्ट है। पहला है योग और सांख्य। दूसरा है वैशेषिक और मीमांसा। तीसरा है हाँ, ये अब हम गलत गूढ़ता लिख की दिया तरफ जा मैंने। रहे है, हैं। गूढ़ता की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किसकी तरफ जा रहे हैं? गूढ़ता की तरफ। नहीं नहीं, कोई गूढ़ता नहीं है भाई साहब, ये तो कमाई है इसमें। एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ, मतलब ये देखिए अब हमारे यहाँ, origin मतलब करते हैं। मेरा ये कहना है, हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को एक किताब है जिसका नाम है तर्कशास्त्र। जी। जब कभी दो लोग किसी चीज पे तर्क करते हैं तो तर्क का आधार क्या है। जब आप तर्क का आधार देखते हैं तब आपको मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका टारगेट होता है। हम्म तो हमारे यहाँ उसी पूरे पार्ट को दर्शन मतलब फिलॉसफी कह के बोला गया। तो योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय, मीमांसा और वेदांत, ये हमारे छह स्टेप्स थे। अब ये छह स्टेप्स कैसे थे,
ये 6 स्टेप में मेरा पहला स्टेप था योग, मतलब एडिशन टू इंटीग्रेशन एंड सब्ट्रैक्शन टू डिफरेंशिएशन। हम्म। ये मेरी पहली स्टेट थी कि राइट। मैं और मेरी आत्मा, मैं और मेरी आत्मा, मेरा स्थूल शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा कारण शरीर, ये मैं कौन है। तो जैसे ही मैंने उस मैं को देखा तो मैंने कहा मेरा स्थूल शरीर मैं हूं, मेरा सूक्ष्म शरीर मैं हूं, मेरा कारण शरीर मैं हूं, या इन सब के अलावा वो आत्मा मैं हूं, वो आत्मा जिस परमात्मा से जुड़ी है वो परमात्मा मैं हूं। तो मैं एक कॉम्बिनेशन हूं। अब ये हम्म। जो कॉम्बिनेशन था, यहां से कहानी शुरू हुई। मैं और कॉम्बिनेशन, तो क्या वो कॉम्बिनेशन एक था या दो था या अनेक था। तो कहानी का पहला स्टेप क्या हो गया, योग। अब जब योग आया तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, सांख्य। सांख्य में कहां से आया टर्म, संख्या से सांख्य आया। संख्या मतलब काउंट। ये नंबर। ठीक है, तो आपका जो नंबर सिस्टम है, वो नंबर सिस्टम आया ही कहां से। आपका नंबर सिस्टम आया जब आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे थे एज ए कॉम्बिनेशन। आप स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ ऐसे करके, मतलब हर चीज में अपने आप को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते आपने जितनी भी डेफिनेशन बनाई, ये सारी डेफिनेशन मिलकर आपका योग हो गया एज द फर्स्ट स्टेप। जब वो योग को आपने इवेलुएट करा तो वहां पर आ गया काउंट। तो ये काउंट आपका जो है वो हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड हो गया, व्हेन वी आर सेइंग इट एज ए काउंट, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ ईच। भाई हर एक के अंदर कोई ना कोई तो विशेषता होगी ना, बिना विशेषता के तो प्रत्येक एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। हम्म। तो यहां से टर्म आई विशेष से विशेषता, वैशेषिक। विशेष से वैशेषिक एज ए फिलॉसफी। ये एक्चुअली वो पॉइंट था जहां मुझे पहली बार ये क्वेश्चन करने को मिला कि ये शहद वाला शाह और षटकोण के शाह में फर्क क्या है। ये विशेष को देखने के बाद ही मुझे पता चला था, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता ऑनेस्टली। तो जब हम्म। ये वाला वैशेषिक मतलब प्रत्येक की विशेषता के तौर पे जब मेरा चिंतन गया, तो नेक्स्ट आया अगर प्रत्येक की विशेषता है तो उस विशेषता का न्याय क्या है। न्याय मतलब जस्टिफिकेशन। हाँ, लॉजिक काइंड ऑफ हाँ, थिंग, या। सो सो लॉजिक के तौर पर ही तर्कशास्त्र है किताब का नाम। हम्म। अब जब जस्टिफिकेशन आया, तो जस्टिफिकेशन के बाद, नो, जस्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स ऑल दैट विच यू कॉल इट टेस्ट। आप अभी जो टेस्ट टर्म यूज कर रहे थे मेडिसिन के तौर पे, वो पूरा टेस्ट वाला जो मैकेनिज्म था वो ये रहा यहां पर सामने। न्याय क्या है उसका, जस्टिफिकेशन क्या है। अब क्या हुआ, आपने अपने आप को ऑब्जर्व करा, मैं और मेरी आत्मा, डिस्कशन शुरू हो गया। अब ये एक है या अनेक है, नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन आ गया। फिर वो प्रत्येक जिसके बारे में अनेक की बात हो रही है, तो वो प्रत्येक जो है उसकी क्या विशेषता है, थर्ड स्टेप आ गया। हर एक विशेषता का न्याय, जस्टिफिकेशन क्या है। मैं तो उसको भिन्न मान रहा हूं पर वो भिन्नता है ही नहीं। तो ये भिन्नता का न्याय संगत क्या आधार है। जब मैं इस चीज में चला गया तो जनरेट हुई मीमांसा। मीमांसा कहते हैं मंथन, सार को, राइट। नहीं उसको। नहीं नहीं, नॉट सर, मंथन, मनन, इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन, एवरीथिंग, एनालिसिस,
तो इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। सो वो हम्म। सारा पुट टुगेदर बिकम्स पार्ट ऑफ द मीमांसा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी सर। जी। जब आपने उस आत्मा को आइडेंटिफाई करा, अपने अलावा उस आत्मा से दूसरों की आत्माओं का इवैल्यूएशन करा, उसके जस्टिफिकेशन को पता चला, प्रत्येक जस्टिफिकेशन के बाद आपके चिंतन में केवल वो आत्मा, उसकी वेरिएशन और वो सारी वेरिएशन मिक्स होकर एक परमात्मा का शरीर बन गया। जब आपको परमात्मा का शरीर पकड़ में आ गया कि अरे ये तो सबकी विशेषता इसी जगह के तौर पे जा रही है, तो आपके भीतर हो गया वेदांत। वेदांत मतलब वेद और अंत, वेद का अंत। वेद का अंत नहीं है ये, यहां पर वेद कहते हैं भाषा को, कि आपका भाषा का अंत हो गया। भाषा का मतलब हो गया यहां पर एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेशन लेस हो गए, स्पीच लेस हो गए, स्पेल बाउंड हो गए। हम्म। उस स्टेट को कहा गया वेदांत। जब आपको और ईश्वर के बीच में कोई गैप नहीं था। मतलब कुछ कहने को नहीं रहा। कहते कैसे? हम्म। कहोगे तो आप तब, जब आपके पास कोई भी लॉजिक, कोई भी एस्पेक्ट, कुछ तो बचा होगा। आपके सामने महालक्ष्मी आकर खड़ी हो गई, आप उसका टेस्ट थोड़ी लोगे। महालक्ष्मी आकर खड़ी तब होगी जब आप सारे द्वंद्व खत्म कर चुके। हम्म। आप मां के गर्भ में हो, आपको वो दिखेगी तब जब आप उस पूरी लेयर्स को ब्रेक कर लोगे। और जब आप सारी लेयर्स को ब्रेक कर दोगे, एक स्थिति ऐसी स्पेल बाउंड होगी, क्योंकि जब महालक्ष्मी सामने खड़ी होगी तो कुछ और देखने समझने, मतलब बुद्धि काम ही नहीं कर सकती। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? जी। तो जब ये पूरी प्रक्रिया जागृत हुई, उस पूरी प्रक्रिया के तौर पे हमारे सामने ये फिलॉसफीज ने हमारे को मॉडल बताया। अब सबसे मजे की बात, जब हमारे को ये मॉडल पता चला, तो वेद और फिलॉसफी में जब ये मॉडल के बारे में बात करी गई, ये पूरा मॉडल योग से शुरू ही नहीं हुआ। अब मैं आपको कहानी क्यों समझा पाया? क्योंकि मैंने कहानी योग से शुरू करी। योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत, मेरे 6 स्टेप में मेरी कहानी मेरे पकड़ में आ गई। बट वहां पर कहानी कहां से शुरू करी? न्याय से, ओ सॉरी, मीमांसा से। तो मैंने कहा कोई भी कहानी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, इस पे शुरू ही कैसे हो सकती है? आप पहली बार में ही अगर द्वंद्व में फंस गए कि ये है या ये है, तो हाउ हाउ विल यू एबल टू थिंक लॉजिकली? वहां पर क्या लिखा था? मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, ये लिखा हुआ था। आप कोई भी टेक्स्ट उठाकर देखिए, उसमें दर्शन के, षड दर्शन के बारे में देखिए। षड दर्शन का ऑर्डर जो ये मैं बता रहा हूं आपको, ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा इस तरीके से। आप गूगल के भी करके देखेंगे तो आपको वो पार्ट पता चलेगा। सर ये साइकिल नहीं है? क्या चीज? ये जो 6 चीजें एक साइकिल में कहीं से भी शुरू हो सकता है, राइट? वेदांत को छोड़ के बाकी पांचों। तो अगर कोई एक चीज छोड़ रहे हैं आप, तो कहानी ब्रेक हो गई ना। यही तो पॉइंट है मैं जो कहना चाह रहा हूं। हम्म। वेदांत का जो भी क्या कहते हैं, जो लोग अपनी सोच को वेदांत के तौर पे एड्रेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वेद यहां पर खत्म हो गया। उनकी अप्रोच, उनकी एक्टिविटी बिल्कुल उलट तरीके से चली जाती है। एंड ये सब हम
क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये सब? हमारा डिस्कस करने का फंडामेंटल पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हमने एक टेस्ट और इवैल्यूएशन की बात करी, जबकि कोर थॉट, अब ये वेद वेद को फिर से देखते हैं दोबारा से। वेद का एक पार्ट ऋग्वेद है। ऋग्वेद से क्या बना? धनुर्वेद। धनुर्वेद इज इंजीनियरिंग। फिलोसफिकली कैसे चलेगा वो? योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदांत। योग वेद का दूसरा पार्ट क्या हो गया? यजुर्वेद, जिससे बना आयुर्वेद। मेडिसिन का भी अप्रोच क्या रहेगी? योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदांत। वेद का तीसरा आधार आपका ये क्या कहते हैं इसको? अथर्ववेद। सा, सामवेद। सामवेद, हाँ। सामवेद से बना गांधर्वेद। गांधर्वेद का भी आधार योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदांत। फिर चौथा बनेगा इसका अ, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से अथर्ववेद तो वो हो गया ना, उपवेद हो गया ये। हाँ सॉरी, चौथा वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद से बना अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का भी आधार क्या होगा? योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदांत। तो आपने इंजीनियरिंग, मेडिसिन, जियोपॉलिटी, इकोनॉमी, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, एंड ऑल दिस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वन लैंग्वेज। अब ये आपका बेस बना इन टर्म्स ऑफ अ फिलोसफिकल थॉट विच इज ऑन द बेसिस ऑफ सिक्स स्टेप्स: योग, योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदांत। ऑल फोर प्लस फोर उपवेद एंड वन ब्रह्मवेद। 10 हमारे जो टोटल वेद हैं वो 9 वेद है, 4 नहीं है। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? जी। तो किसी ने हमारे स्टैंडर्ड अप्रोच को, अब इसमें आप ये सोचिए कि लेट सपोज मैंने आपको वेद पढ़ाना शुरू करा, तो आपको इंजीनियरिंग आ गई, मेडिसिन आ गई, जियोपॉलिटी, इकोनॉमी आ गई, आपको म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स आ गया, आपको लैंग्वेज आ गई। तो एक वेद को पढ़ने से आप 9 डोमेन के जैक ऑफ ऑल होते थे। अब क्या हुआ? नॉन वैदिक डोमेन को पढ़ने की वजह से क्या बना? वी बिकेम मास्टर ऑफ अ सब्जेक्ट। बट व्हाट काइंड ऑफ अ मास्टर? आप अगर एक आईटी प्रोफेशनल हैं तो आपको ये भी नहीं पता कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन में क्या चल रहा है, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स उसमें क्या चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई लीगल और उस सारे हिसाब से, तो जियो पॉलिटी, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। और इन सब चीजों के बीच में आप उलझते चले गए। तो हमने स्पेशलिस्ट नहीं तैयार करे पूरे सिस्टम में। वी क्रिएटेड डम हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट द लाइफ। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? वेद पढ़ना क्यों जरूरी था, उसका किसी ने मूल उद्देश्य ही खत्म कर दिया। वेद का मतलब वो तोते की तरीके से कुछ श्लोक का उच्चारण नहीं था। वेद वॉज इटसेल्फ अ फिलोसफी विच बिकेम द बेंचमार्क कि सब लोग जो है उस सब्जेक्ट को कैसे फॉलो करें, सो दैट एवरीबडी बिकम अ ट्रू जनरलिस्ट इन नेचर। और वो ट्रू जनरलिस्ट जो है, हमने उसको हटाकर स्पेशलिस्ट की कहानी डाली कि नहीं, वी शुड हैव स्पेशलिस्ट, एंड नाउ दैट स्पेशलिस्ट इज ड्रिवन बाय सम अदर फिनोमेना विच इज नॉन नेचुरल। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी। अब Yes. मैं आपको इसका दूसरा पक्ष दिखाता हूं कि अब ये हमने वेद बताया। अब सेकंड पार्ट जो हम इसका बता रहे हैं, वो बता रहे हैं वेदांग। सर वो एक बार रिपीट कर देंगे, नौ वेद जो आपने बताए? नौवेद तो सिंपल है ना, ऋग्वेद। नहीं, वो चार तो पता है। ऋग्वेद से इंजीनियरिंग रूपी धनुर्वेद। अब ये डिसअपियर हो गया हमारे सिस्टम से। फिर यजुर्वेद। यजुर्वेद से बना आयुर्वेद विच इज मेडिसिन। एक, दो, तीन, चार।
5 सामवेद, सामवेद से बना गंधर्ववेद, गंधर्ववेद से बना म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। फोर्थ वन इज अथर्ववेद, अथर्ववेद से बना अर्थशास्त्र। और इन ये हो गया जियोपॉलिटी, इकोनॉमी, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। एंड इन सब का जो बेसिक पाइवट था दैट वाज मूविंग अराउंड ब्रह्मवेद विच इज कॉल्ड उपनिषद। तो वो तो 108 है। वो 108 नहीं है, 108 इज जस्ट पार्ट ऑफ द काउंट। अच्छा। 108 उसके लक्षण आप भले ही कह सकते हो कि वो वेद में जिस जिस ईश्वर का डिस्क्रिप्शन है, वो ईश्वर के डिस्क्रिप्शन को आप जो है एक अलग स्ट्रक्चर के तौर पर डाल देते हो। तो हमारा जो ओरिजिनल नॉमेनक्लेचर था वो नव वेद का था, ना कि चार वेद का। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां से हमारे को वेद जब पता चला कि भाई ये वेद है, तभी तो हम इसकी नेक्स्ट डोमेन के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई इसका नेक्स्ट डोमेन क्या बैठा। सर, एक बार जो आपने अभी सब बताया, इट वाज वेरी डीप, वी अंडरस्टूड। एक बार दोबारा कैन यू वॉक थ्रू सो वी कैन अब्सॉर्ब इट बेटर? ओके, तो थैंक यू। मैंने कहानी स्टार्ट करी, मैंने कहाँ से कहानी स्टार्ट करी, मेरे सामने आया पंचनिधान। सर मेरी सुन नहीं रहा, अगेन आपकी सर, आवाज अगेन आवाज नहीं आ रही। अभी आई नहीं आई? यस। हाँ, तो मैंने कहानी शुरू करी पंच निदान से। तो मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या था कि पंच निदान जो है, इट इज नॉट अबाउट आयुर्वेदा और मेडिसिन, इट इज अबाउट अ फंडामेंटल विच इज कॉल्ड थॉट। Now, what is the origin of the thought? Thought is because of the Atma, and Atma is because of the Paramatma. So, it is a very direct structure कि मेरे को थॉट की डोमेन को एड्रेस करना है, और थॉट की डोमेन को एड्रेस करते ही मेरे को परमात्मा का एक कनेक्शन पकड़ में आ जाता है। अब कौन से थॉट मुझे बीमार बना रहे हैं, कौन से थॉट मेरे को बीमारी मुक्त, रोग मुक्त कर रहे हैं? सो निरोग और रोग, रोगी, ऐसे करके रोगी निरोगी मेरे पास दो डोमेन आ गई। तो जब मैंने रोगी के तौर पे सोचना शुरू करा, तो आयुर्वेद में मृत्यु और निर्धनता, इन दोनों को रोग कहा है। मृत्यु और निर्धनता, इन दोनों को रोग कहा है। दैट मीन्स कि ये दोनों के दोनों टाले जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। सो दस आई रियलाइज कि ओके, ईश्वर के साथ जुड़ने वाले विचार मेरे को सेल्फलेस बनाते हैं, इसलिए आस्तिक दर्शन। ईश्वर से दूर लेकर जाने वाले विचार मुझे रोगी बनाते हैं, इसलिए नास्तिक दर्शन। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? अब जब मेरे को रोग और निरोग दोनों समझ में आया, तो मैंने फिर ध्यान से देखा कि अच्छा, रोग मेरे को ईश्वर के साथ जुड़ने से, निरोग मेरे को रोग मेरे को ईश्वर से दूर होने पर, और निरोग मेरे को जो है ईश्वर से जुड़ने पर। तो वो कौन सी चीजें हैं जो मेरे को ईश्वर से दूर लेकर जा रही हैं? तो सबसे पहले मेरे भीतर क्या आएगा? ओहो, अच्छा, मेरे भीतर काम क्रोध लोभ रोग मद मोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ऐसे करके ये 9 डोमेन्स जागृत होनी शुरू होंगी। इन 9 डोमेन की वजह से क्या होगा? आई विल अटेन इम्बैलेंस। फ्रॉम अ बैलेंस सिचुएशन आई विल बिकम इम्बैलेंस्ड। जब मैं इम्बैलेंस की तरफ गया, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि शरीर भी, शरीर के अंदर ब्रेन, और उस ब्रेन के अंदर हिपोकैम्पस अपने आप में इस बात का एक लिविंग प्रूफ था कि पूरे शरीर को गवर्न करने के लिए हमारे को हर एक स्थिति में अपने शरीर को संतुलित रखना है। तो बैलेंस की कहानी आ गई।
अब जब मैंने इसको देखना शुरू करा तो देखते देखते मुझे पता चल गया कि अच्छा, मेरी बीमारी का कारण इज इम्बैलेंस। अब उस इम्बैलेंस के तौर पर मैंने पहला चीज आइडेंटिफाई करा, इम्बैलेंस मेरे क्रोध की वजह से है, मेरी कामनाओं की वजह से है, मेरे लोभ की वजह से है। ऐसे करके देर वर डिफरेंट थॉट्स विच वर मेकिंग मी इन अ स्टेट ऑफ प्रॉब्लम। तो मैंने उसको आइडेंटिफाई करा कि मेरे पास पैसा नहीं है, दैट इज ए प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो भी एक थॉट है। तो मैं भगवान से कनेक्ट होकर कैसे पैसे वाला हो सकता हूं या बिना पैसे वाला। तो मैं जब ये डिबेकल देख रहा था तो आई रियलाइज कि किसी ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मुझे 5 सिद्धांत दे दिए, जिसमें पहला सिद्धांत था पूर्व रूप, मतलब फर्स्ट प्री सिम्टम्स जो हैं उसको मैं आइडेंटिफाई करूं जो मुझे रोगी बना रहे हैं। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया वो एक्यूरेट स्टेप्स जो मेरे को रोगी बना रहे हैं। तो जब मेरा रोग बिल्कुल पीक पे होगा उस समय क्या उसके सिम्टम्स हैं, मेरे मुंह से लार टपक रही होगी, आंखें लाल हो रही होंगी, ऐसे करके हर बीमारी का जो वो था पेशेंट, उसके सिम्टम्स बना दिए गए कि बहुत ही कामी व्यक्ति है, कामी व्यक्ति की आंखों से ही जो है हवस टपक रही होगी, आपने कामी व्यक्ति को एक तरफ कर दिया। बहुत ही क्रोधी व्यक्ति है तो उसकी आंखें लाल हो रही होंगी, नाक खूब जोर जोर से फूल पिचक रही होगी। तो आपने, अब यही चीज अगर आपको देखनी समझनी हो कि क्या ये ऐसे ही है, तो आप नाट्य शास्त्र पढ़ोगे। नाट्य शास्त्र सामवेद के अंदर और गांधर्व वेद का पार्ट है। तो नाट्य शास्त्र में हर प्रकार के नवरस का वैसे डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक कि अलग अलग तरीके के व्यक्ति के उनके सिम्टम्स लुक एंड फील कैसे कैसे होते हैं, तो वो उसका आंगिक श्रृंगार और ये सारी की सारी चीजें उस तरह का है। तो ये हमारे नव रस से नव प्रकार के चिंतन का एक एक्सप्रेशन हो गया। तो अब पहली लेयर प्री सिम्टम्स, सेकेंड लेयर सिम्टम्स, अब ये दो आ गए। तो अब मुझे पता चल गया। तो मुझे इन दोनों को समझने के बाद मुझे पता चला, ओके, मेरा प्री सिम्टम क्रोध से कनेक्टेड था। क्रोध मेरी डिजायर से, इनकम्प्लीट डिजायर से कनेक्टेड था। जैसे ही मैंने उस इनकम्प्लीट डिजायर के कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में एड्रेस करके अलग हटाया, फ्रॉम अ अनकॉन्शियस डोमेन टू अ कॉन्शियस डोमेन, मैंने इस बात को एक्नॉलेज करा कि मेरे भीतर एक इनकम्प्लीट डिजायर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इम्बैलेंस। मैंने उसको अलग हटाया। ये हो गया मेरा निदान। अब जब मैंने ये पूरा 3 स्टेप्स में चीजों को समझा, तो मेरी बीमारी का बढ़ना और मेरी बीमारी का घटना वो डिफाइन हो गया। तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि अगर ये हो रहा है तो मैं क्यों ना ये पूरा स्ट्रक्चर ही डॉक्यूमेंट कर दूं। उस स्ट्रक्चर के डॉक्यूमेंटेशन को, उसे उपश्य कहा गया, पैथोजेनेसिस, कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। एंड हर एक चीज के स्टेप को इवेलुएट करना, उसको उसमें जो है वो टेस्टिंग की डोमेन में डाल दिया। उसका उन्होंने नाम दिया, नहीं, जो पैथोजेनेसिस है वो संप्राप्ति है और उपश्य टेस्ट है हर चीज का। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब ये 5 चीजें थी तो 5 में 3 ही चीजें थी, कॉजेटिव फैक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन, प्री स्टेट, पोस्ट स्टेट, या मतलब जो स्टेट, और तीसरा उसका रिमूवल। जैसे ही आपने उसको हटाया इमीडिएटली आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ गया। उस स्ट्रक्चर में हर स्टेप पर आपने इवेलुएट करा, और इवैल्यूएशन के बाद जब आपने वो पूरे स्ट्रक्चर को डॉक्यूमेंट कर लिया, तो वो आपका एक पार्ट हो गया पैथोजेनेसिस, दूसरा पार्ट हो गया उसके हर स्टेप का टेस्टिंग। ये हमारे 5 स्टेप लाइफ की हर प्रॉब्लम पे अप्लाई होते हैं। हमें 5,000 करोड़ की ब्रांड बनने से कौन चीज रोक रही है, उसका पूर्व रूप आपने पॉइंट्स लिस्ट आउट कर लिए, उसको एड्रेस कर लिया।
आपने उसके प्रिंसिपल सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट और ये सारी की सारी चीजें ऐसी थी जो आपको उस तरह से सोचने ही नहीं दे रहे। आपने उनको रिमूव करा, नाउ यू आर थिंकिंग बेटर एंड बिग। अब यही मॉडल आपको 100 जनों पे टेस्ट करना है तो आपने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। हर डॉक्यूमेंटेशन की हर स्टेज पे आपने टेस्ट लगा दिए। आपका 5,000 करोड़ का विंडो का पूरा कंसल्टिंग मॉडल बन गया। मैं मेरी बात सर मिश्रा जी समझा पाया? सर 1 मिनट। जी सर। सर ठीक है जी, हरनीत जी बताइए। सर ये जो पूरा प्रोसेस आपने समझाया है जो इन डेप्थ है, अभी दूसरी बार में तो काफी समझ में आया, पर आपका कोई भी ऐसा लाइव एक्सपीरियंस रहा है तो आप विथ एग्जांपल समझा सकते हैं कोई भी डिजीज को लेकर एनीथिंग। फिर इसमें एक ये था कि सेल्फलेस थॉट्स जो हैं वो डिजीज फ्री करते हैं और सेल्फिश थॉट्स डिजीज क्रिएट करते हैं। एनी एग्जांपल इफ यू कैन। मैडम ये ना कोई भी एक डिजीज से उसको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल चलो ये मैटर, आज की क्लास हमारी ये संगीता शर्मा जी से शुरू हुई थी। तो संगीता मैडम आप ये बताइए कि आपको हमारी क्लास अच्छी क्यों लगी? आपके हस्बैंड ने भी हमें ये फीडबैक दिया था कि जब से इसने आपकी क्लास ज्वाइन करी है शी इज वेरी हैप्पी नाउ। I found a purpose in my life और मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिल रहा है और एंड समथिंग जो आप एड्रेस करते हैं वो स्पिरिचुअल एनर्जी को एड्रेस करते हैं विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं हरनीत जी अब आपको ना इनका केस दोबारा से बताता हूँ। एक पेशेंट है हमारे सामने जिसको मोटो न्यूरॉन डिजीज हो गई। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको बोला ये तो लाइलाज बीमारी है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप ये थोड़े दिन ये स्टेरॉइड या कोई भी चीज लेकर अपने सिचुएशन को टाल सकते हो। बट बधाई हो, अब आप एक ऐसे टेंजेंट में आ गए जहां पर आपके पास में कोई इलाज नहीं है। यू हैव टू जस्ट स्लोली वेट फॉर योर डेट ऑफ डेथ। जो कुछ भी है, अब फैमिली को बोल दिया देखिए ये तो अब कुछ कर नहीं सकते, इनका तो अब कहानी खत्म हो गई है, आप जो है जो कुछ भी इनके लिए कर सकते हैं वो कर लीजिए। तो ऐसे करके ये कहानी एक डॉक्टर सिस्टम से आपके सामने प्रेजेंट हुई। उसके बाद इत्तेफाक से अब यहाँ से भगवान का रोल शुरू हो गया। इन्होंने यूट्यूब पे कोई चीज देखी सुनी, तो वो जैसे ही उसको देखा उसमें इनको इंटरेस्ट आना शुरू करा। वहां पे एक मेरे जैसा आदमी बैठ के उम्मीद बेच रहा था पूरे सिस्टम को। अरे आप ये लगता है कि भाई आप ठीक नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल हो सकते हो। इस वाली पैथी से नहीं ठीक हो सकते, लेकिन पैथी अकेली ये तो है नहीं, देर आर मल्टीपल पैथीज। तो हर पैथी में क्या होता है, कैसे, ऐसे करके इन्होंने वो यूट्यूब के वीडियो देखने शुरू करे। और मेरे सारे यूट्यूब के वीडियो घूम फिर करके एक ही कहानी पर आ जाते थे, दैट मैं और एक मेरी माँ, मतलब एक मेरा क्रिएटर। जैसे ही ये क्रिएटर वाली डोमेन में गई इनको उम्मीद जागी, इसका मतलब तो शायद मैं भी ठीक हो सकती हूँ। पर ये उम्मीद देने वाला कौन था? उम्मीद देने वाला वो ईश्वर स्वयं था। तो जैसे ये जुड़े, इनके डिजीज के जो भी सिम्टम्स थे वो कम होने शुरू हो गए। जैसे ही कम हुए तो ये सब, मतलब 10, 20, 50 लोगों के साथ रोज बात कर रहे थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, जो कि उससे पहले वाली स्टेट में नहीं हो रहा था। तो जब कोई चीज उससे पहली वाली स्टेट में नहीं हो रही थी, धीरे 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 वो होनी शुरू हो गई। हर एक व्यक्ति को एक बिलीफ बेचा जा रहा था। भाई मेरा काम क्या है पूरी कहानी में? मैं तो एक भगवान की दुकान सजा कर ही बैठा हूं ना, मैं और तो कोई काम नहीं कर रहा। कि एक भगवान है और उसे पता है कि अपनी दुकान, उस भगवान को कैसे चलानी है। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, बट वो प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट एन इंडिकेशन दैट यू आर द चोजन वन। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम अब सॉल्व होना शुरू होगी बिकॉज आपने अपने प्रॉब्लम के इर्द गिर्द एक एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया।
जैसे जैसे आप उस पूरे चिंतन मनन में चलने शुरू हुए, आपको लगा ये प्रॉब्लम जो थी ये कैसे ब्रेक होगी। और कहीं ना कहीं हम कहीं फंसे हुए थे, तो वो जैसी वो 5,000 करोड़ की बारी आई, बोले जी यहाँ तो अपनी जिंदगी ढोना मुश्किल हो रहा है और आप बात कर रहे हो 5,000 करोड़ की। तो हम अपने आप को ही थोड़ी देर तक जो है क्या कहते हैं सेल्फ डाउट करते रहे। जैसे जैसे वो सेल्फ डाउट मिनिमाइज होता गया, इमिजिएटली वो बिलीव टू कनेक्ट विद द डिवाइन वो हो गया। बीच में आ गए गुप्त नवरात्र, 2-3 मेडिटेशन हो गई, तो वो रेगुलर मेडिटेशन होने से जो लोअर एनर्जी थी वो सारी शरीर छोड़ छोड़ के भाग गई। अब शरीर में जो बचा वो बचा शुद्ध चिंतन, किसका? आपका और आपकी मदर का। फिर इसी पूरी जर्नी के बीच में कुछ स्टेप्स हुए जिससे कि आइडेंटिफाई हुआ कि अकेले दवाई नहीं, घर के नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर, घर के नॉर्थ ईस्ट में फायर प्लेस, घर के नॉर्थ ईस्ट में हैवी आइटम्स, घर के नॉर्थ ईस्ट में मतलब तमाम चीजें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनको हटाकर चेंज कर दिया गया। जो जगह जो लाइट आने के हिसाब से थी वो लाइट आ गई। फिर उसके बाद लाइफस्टाइल में, अरे भाई मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन और ये मिलकर बीमारी को बढ़ाते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हटा दिया गया। ऐसे करके इस शरीर के 13 द्वार में हर तरफ से लाइट धीरे 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 करके हम बढ़ाते चले गए। दस वी वर एबल टू क्रिएट अ स्टेट जहां पर कि थोड़े दिन पहले एक आदमी लिटरली अपने मरने की दिन गिन रहा था, वही व्यक्ति हंसते मुस्कुराते सजेशन देना शुरू हो गया। उसको लोग कॉम्प्लीमेंट करना शुरू हो गए। बस जिंदा जीने रहने के लिए और क्या चाहिए होता है? इट इज जस्ट अ मीनिंगफुल लाइफ। बट हम उस मीनिंगफुल लाइफ की बात करते करते मीनिंग से ही डेविएट हो गए। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी। जी रागनी मैडम बताइए। सर मेरा भी एग्जाम्पल है। जैसे जी। आप कह रहे थे ना कि शरीर ढोना है, मैं हम्म। यही सोच ली थी कि ये सब एज के वजह से सारा कुछ हो रहा है। राइट। बीपी मेरा एकदम ठीक हो गया। और ये आप जो हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी वो कंट्रोल हो रही है। मतलब थोड़ा दवाई एक टाइम एलोपैथिक लेते हैं, एक टाइम आयुर्वेद का बना रखा है वो लेती हूँ, एक ही टाइम एलोपैथ रह गई है। बाकी राइट। जितनी प्रॉब्लम्स थी वो भी धीरे धीरे मिनिमाइज हो रही है। और मतलब एक अंदर से जो पहले जबरदस्ती सबके सामने हंसते थे, लेकिन अंदर से जो खुशी आती है उसकी चेहरे पे रौनक अलग है। और वास्तव में कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बहुत मिलते हैं परफेक्ट। और बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। ये एग्जाम्पल मेरा भी अपना है। बहुत सारी दिक्कतें हमारी सॉल्व हुई हैं सर। राइट। थैंक यू सर। राइट जी मिश्रा जी बोलिए। हाँ, पता नहीं संगीता जी ने रियलाइज किया या नहीं किया, हम लोगों ने भी शायद वो इग्नोर कर दिया। उनका शुरुआत कहाँ से हुआ सेंटेंस का, याद है आपको संगीता जी? बहुत बहुत फर्क है। नहीं नहीं, उनका सेंटेंस शुरुआत हुआ कि मुझे पर्पस मिल गया। हाँ जी। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बोल सकता। ये मेरा रिआइटरेशन करने का था जो नहीं उन्होंने सर, बोला, उनका दिस इज बोलने द का स्टाइल बेस्ट। भी बहुत चेंज हुआ है। हाँ, वो तो हुआ है। बहुत। मैं खाली मैं खाली ये वाला पार्ट हाईलाइट करना चाह रहा था कि कोई नॉर्मल इंसान भी, हंसता खेलता हुआ इंसान भी नहीं बोलता कि मेरे को पर्पस मिल गया लाइफ का। पीपल बिल्कुल आर लॉस्ट। ठीक है जी, राइट। तो मैं मेरा पॉइंट समझा पाया जी। कि यस। हमारे पूरे मॉडल में किसी ने हमारे भाषा, सोचने के तरीके, जितने भी एस्पेक्ट्स थे उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया। फिलॉसफी फ्री फ्लो तब थी जब वो डिवाइन से कनेक्टेड थी, जब वो डिवाइन से कनेक्टेड नहीं थी तो वो फिलॉसफी फ्री फ्लो में नहीं थी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिस पे कि मैंने आइडेंटिफाई करा कि हमने अभी बात करी दर्शन की। अब दर्शन के बियॉन्ड जो दूसरा टर्म था वो था वेदांग। सो ये दर्शन किसका था? वेद का।
तो ये वेद से वेदांत तक की जर्नी थी, ये फिलॉसफी, जो आस्तिक दर्शन का पार्ट था। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, वेदांग। वेदांग में 6 पार्ट थे, जिसमें पहला था शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। शिक्षा क्या होता है? शिक्षा एजुकेशन। किसको कहते हैं? लर्निंग। है जी? क्या? लर्निंग। ओके। शिक्षा कहते हैं वेदांग की डेफिनेशन में, द आर्ट एंड साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड। आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड। कल्प किसको कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। रूपांतरण, समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट टेलिंग द हाँ, लिटिल। क्वाइट क्वाइट क्लोज, क्वाइट क्लोज। कल्प डोमेन है टाइम का, विच इज, पहले वाला पार्ट है आर्ट एंड साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड, दूसरा पार्ट है कहां पर आपको कितनी देर का पॉज लेना है। तो आपका अ जो है वो अ से जुड़ के आ बन गया। नाउ अ एंड आ आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट ये उसी का फैक्टरिंग था। तो कहां कहां पर कैसे चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वो ट्रांसफॉर्मेशन की जो रिलेटेड पूरी स्टडी जो थी, दैट वाज पार्ट ऑफ कल्प। थर्ड वाज व्याकरण। व्याकरण किसको कहते हैं? तो सिंटैक्स हुआ, साउंड के डिफरेंट फॉर्मेट में हुआ ना, ग्रामर सर, ग्रामर। हाँ। तो ग्रामर तो उसका इंग्लिश टर्म हो गया, मतलब क्या हुआ उसका? ऐसे वर्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है? ओके, तो आई विल गिव यू दैट। तो उसको मैं कैसे बोलूंगा? रूल्स ऑफ द गेम। हम्म। अब ये रूल्स ऑफ द गेम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रूल्स कॉन्स्टेंटली चेंज किए जा रहे हैं। सो देर आर मल्टीपल ग्रामेरियंस इन संस्कृत, एंड फॉर lakhs of years there are hundred of grammarians। आजकल जिस ग्रामेरियन के तौर पे हम पढ़ते हैं उसका नाम पाणिनि है, पर उससे पहले भी बहुत सारे थे। ऐन्द्र व्याकरण है, वशिष्ठ व्याकरण है। सो देर आर मल्टीपल नेम्स जो कि व्याकरण और उन सब की अलग अलग शिक्षा की प्रक्रिया दे रखी है। तो ये सारा कुछ किस चीज पर बेस्ड हो गया? आर्ट एंड साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड से ये कहानी शुरू हुई। छंद इज ए एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम। एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम विच इंक्लूड्स कॉम्पोजिशन। सो आपकी ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी के अंदर अ कहाँ है, आ कहाँ है, ई कहाँ है, ई कहाँ है, ऊ कहाँ है, ऊ, ऐसे करके सारे बॉडी पार्ट्स में कहां पर कौन सी साउंड डाली गई, सो दैट अ म्यूजिकल सिम्फनी कैन बी क्रिएटेड। और वो म्यूजिकल सिम्फनी की बात कब आई? मैंने लास्ट टाइम भी मैं बोला था ना, मैं जम्मू में गया, मैंने एक वो म्यूजिक वाले से क्वेश्चन करा कि म्यूजिक बज रहा है, आपका कब पैर चलेगा, आपका कब हाथ चलेगा, आपकी जब कब गर्दन चलेगी और क्यों? इसका कोई आंसर है? सो
इट इज ऑल गिवन इन दी सब्जेक्ट कॉल्ड छंद। हमारे जितने भी मंत्र हैं उन सब के अंदर छंद लिखा हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, निरुक्त। निरुक्त इज ओरिजिनल इटाइमोलॉजी। ओरिजिनल इटाइमोलॉजी। मैंने लिखा जो है वो कौन से चक्रा में आता है, उसका क्या एलिमेंट है, उसकी क्या शेप है, उसका क्या कलर है, उसका 5 डायमेंशनल पूरा स्टेटस, ये सारे के सारे जितनी भी डिटेलिंग थी एक की, वो कहाँ दे रखी थी? निरुक्त में। क्लियर? नेक्स्ट इज मोस्ट सरप्राइजिंग इज द ज्योतिष। ज्योतिष इज प्रत्येक चीज को नाम, रूप और कर्म प्रदान करना। नाम, रूप और कर्म प्रदान करना मतलब ज्योतिष। ज्योतिष, ये लाइट है और ये डिवाइन है। डिवाइन विश, इसकी मैपिंग को ज्योतिष कहते हैं। कितनी ज्योति हमारे यहाँ डिस्क्राइब्ड है? हमारे यहाँ 27 + 9, ऐसे करके 36 ज्योति हमारे सिस्टम में डिफाइंड है, जिनको हम नक्षत्र और ग्रह कहते हैं। ये प्रत्येक नक्षत्र में 360 डिग्री अगर मैं पूरा कॉस्मॉस लेकर चलूं तो उसका एक पार्ट है। उस पार्ट को मैं नक्षत्र बोल रहा हूं विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यू प्रेजेंट स्टार्स। ये नवग्रह है जो मेरा इमीडिएट यूनिवर्स है या इमीडिएट कॉस्मोस है। प्रत्येक का नाम देने की प्रक्रिया को ज्योतिष कहते हैं। नाउ हाईलाइटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जिससे इससे रिलेटेड स्टडीज के बारे में हम बात कर सके। वाई ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना कि आज का पूरा क्वांटम मैकेनिज्म जो है वो इसी सब्जेक्ट के अराउंड चलेगा। जी शैलजा मैम बताइए। सर इसमें कल्प समझ में नहीं आया था, थोड़ा सा बताएंगे? कल्प मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कॉजेशन है उसका डॉक्यूमेंटेशन। ओके, थैंक यू सर। सर ये सब कहीं एक जगह दिया हुआ है किसी? सारी किताबों में दे रखा है, बट मेरी वाली इंटरप्रिटेशन के तौर पे आप देख रहे हो तो वो मेरी है। कहीं पे भी नहीं है सर, ये कहीं पे भी नहीं है। सारा कुछ पढ़ा, इस तरह से पढ़ा ही नहीं कभी। नहीं वो देखिए ऐसा है ना, वो हर एक का एक भिन्न एस्पेक्ट होता है। आपने इस तरह से नहीं पढ़ा, उसका रीजन सिर्फ ये है कि आप में और मेरे में आत्मा भले ही कॉमन हो, कि हाँ भाई दोनों जगह एक आत्मा है, लेकिन मेरे टीचर्स बहुत ही डिफरेंट थे। तो जितनी वेरिएशन उन लोगों की थी, वो मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि उन लोगों की वजह से मुझे हर बार हर जगह एक बड़ा डीपर पर्सपेक्टिव पता चलता चला गया। तो मैं तो मतलब काम भी सारा इसीलिए कर रहा हूँ कि मतलब जब मेरे गुरुजी गए तो मेरे को पहली बार वैक्यूम क्या होता है वो पता चला। तो मैंने कहा ये वैक्यूम मेरी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं रहेगा, जितना पॉसिबल मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ उतना तो मैं जरूर करूंगा। दैट्स हाउ इट सर इज। सर ये आपकी सारी रिसर्च और स्टडीज का कंक्लूजन है मंथन करने के बाद, आप हमें वो सिखा रहे हो, सो वी आर वेरी ब्लेस्ड।
थैंक यू। अब यहां से आते हैं, ये जो पार्ट है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईटी प्रोफेशनल्स, इज एवरी लैंग्वेज कैन ओनली हैव मैक्सिमम ऑफ 6 फैक्टर्स। मतलब ये कि आज तक आईटी फील्ड में जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस इजाद हुई, उसमें यही 6 पैरामीटर्स थे। जो फ्यूचर में लैंग्वेजेस आएंगी, उसमें भी यही 6 पैरामीटर्स होंगे। तो अगर मुझे सिर्फ इस बात की प्रिडिक्शन करनी है कि भविष्य में कंप्यूटर की कौन कौन सी भाषाएं आएंगी और क्यों आएंगी, मैं इन 6 पैरामीटर्स पे सब कुछ डाल के कर सकता हूं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मिश्रा जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। एक आईटी प्रोफेशनल की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आज उसने अपने पूरी जिंदगी लगाकर बीटेक करा। बीटेक करने के बाद उसने पूरी पढ़ाई करके उसको एक नौकरी मिली। उसको एक नया एनवायरनमेंट दिया गया कि तुम का को पा बोलोगे, टा को छा बोलोगे, और उसने उसके हिसाब से उसे एक्सेप्ट करा। और उसके बेसिस पे उसने एक भाषा सीखी, और उस भाषा की प्रोफिशिएंसी लेने के बाद उसको एक टास्क परफॉर्म करवाया गया, और वो टास्क के बाद सडनली वो व्यक्ति जो है वो मीनिंगफुल हो गया। एक दिन सुबह हुई और पता चला कि एक नई लैंग्वेज का जन्म हुआ। उस नई लैंग्वेज की वजह से उसकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस जो थी वो चेंज हो गई। वो टास्क जो वो पहले परफॉर्म कर सकता था वो नहीं कर पाया, एंड दस उसकी मीनिंगफुल लाइफ नॉन मीनिंगफुल में कन्वर्ट हो गई। ये 30 करोड़ जो गिटहब कम्युनिटी का पार्ट है, ये उनकी जिंदगी की कहानी है। अब आज की तारीख में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है पूरे सिस्टम में। कल को क्या होगा, और ये 30 करोड़ का भविष्य कैसे निर्धारित होगा? क्या ये भाषा चेंज होगी? क्या ये प्रक्रियाएं चेंज होंगी? ये 6 पैरामीटर उसका बेंचमार्क है। आप हर भाषा को इस सिस्टम में डालकर उसकी वेरिएशन को स्टडी कर सकते हैं, और जैसे ही वो वेरिएशन के आपको पकड़ में आ गई, आप एक नई भाषा क्रिएट कर सकते हैं जो कि कभी चेंज ही ना हो पाए। कितना सिंपल है। वेद का टेस्टेड मॉडल मॉडल है। जी शैलजा जी बताइए। सर, किसी भाषा के रेफरेंस में ज्योतिष कैसे, मतलब मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। अब ये तो वाले रिलेट तो तब करेंगे ना, मेरे वाले मॉडल में अंदर जाएंगे। अभी आप अंदर पहुंचे नहीं है तो रिलेट कैसे होगा? ओके, ओके, ठीक ज्योतिष और है। एस्ट्रोलॉजी आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो कॉस्मिक सिस्टम में हमारे यहाँ एक एक चीज को परिभाषित करा गया, उसके लिए एक एक अल्फाबेट तक के लेवल तक पे गए। तो जब आप पूरे एस्पेक्ट को उस लार्जर प्लिथोरा के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं, तभी तो ये पता चला। मतलब मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति ने सारी चीजों को स्टडी करके ये कैसे बोल दिया कि ये अ है और ये आ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा। कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंटेशन हुआ ही होगा ना इस बात का, कि मैंने कैसे अ आ ई उ ऊ री री ऐसे कर दिया। और ये जो मेरे बॉडी पार्ट्स थे, अगर मैं पूरा बृहद उसके तौर पर लेकर चलूं कि मैं पूरी यूनिवर्स को एक गरुड़ आई व्यू से देखता हूं, तो मुझे लेटे हुए नारायण दिखते हैं। ये नारायण का जो शरीर है, उनके हाथ हैं, पैर हैं, उसके भी वही बाइफरकेशन जैसे मेरे शरीर के। तो जो प्रक्रिया थी वो इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेड थी।
उसके एस्पेक्ट्स को देखने का तरीका था, समहाउ ओरिजिनल नॉमेनक्लेचर से हमें दूर ले गए। बहुत सारी चीजें तो ऑलमोस्ट मल्टीपल पुराण में दे रखी हैं, जितनी भी मैंने कोट करी हैं सुबह से, मल्टीपल पुराण में। सिर्फ मेरा इंटरप्रिटेशन और ऑर्डरिंग जो है वो वैसा नहीं है जैसा वो पुराणों में लिखा हुआ है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ज्योतिष में नाम, रूप और कर्म कैसे डिफाइंड है? 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे के बारे में सब कुछ बताइए। 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे एक बच्चे का जन्म हुआ। तो वो बच्चे का नाम क्या होगा? वो उसका अक्षर बताया जाता है। जन्म पत्री आप देखते हैं तो क्या बताया जाता है सबसे पहले? आप एक ज्योतिषी को बताते हैं कि जी मेरे घर में 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे दिल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ, तो उस बच्चे का नाम क्या रखना है, ये बताया जाता है। हाँ जी नक्षत्र के सर। हिसाब से अक्षर। बताया जाता है या नहीं? मैं तो चल। शैलजा जी से पूछ रहा हूँ। जी जी। यस। तो अगर बताया जाता है तो वो उसका नाम हो गया कि नाम का पहला अक्षर क्या होगा। फिर ये बच्चा स्वस्थ रहेगा, इसकी आयु कितनी है, उसके बारे में सारी डिटेल, इसकी शादी ठीक ठाक हो जाएगी नहीं होगी, कब शादी होगी, कब इसके बच्चे होंगे, ये सारी चीजें क्या हो गई, उसका रूप हो गया। और फाइनली ये बच्चा करेगा क्या अपनी जिंदगी में? इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या मेरी तरह वेद पाठी ब्राह्मण बनेगा? क्या बनेगा ये कुछ तो बताए वो जी। तो नाम, रूप और कर्म। बट ये सिद्धांत, ये नियम, ये एस्पेक्ट दुनिया के हर एक पार्टिकल पे अप्लाई होता था। एस्ट्रोलॉजी में हमारे यहाँ बोला गया, ओहो आज का दिन तो सेलिब्रेट करने वाला है। कौन सा दिन है जी ये? बोले जी ये अक्षय तृतीया है। बोले आज क्या हुआ था? बोले आज परशुराम पैदा हुए थे। अरे परशुराम तो ठीक है, आज जो है सतयुग का भी जन्मदिन है। हम्म। आज के दिन ये वाली महाविद्या पैदा हुई थी। आज के दिन वो पैदा नहीं हुई थी, इंट्यूटिवली इम्बाइब करी गई थी पहले पर्सन द्वारा। और ये सब की कहानी कब तक? जब तक कि आप इस बात को ना बोलो कि आज पृथ्वी डे है, आज ही के दिन, आज से इतने अरब साल पहले ये पृथ्वी का जन्म हुआ था। हमारी हर चीज डिफाइंड है नाम, रूप और कर्म के बेसिस पर। अब जब वो नाम, रूप और कर्म के बेसिस पे है, सो डेफिनेटली हम पर केपलर लॉ तो नहीं अप्लाई होता होगा, केपलर का कैलेंडर भी नहीं अप्लाई होता होगा। हमारे ऊपर कोई और नियम होगा जिसके बारे में हमें नहीं पता, बट उस नियम से रिलेटेड सिद्धांत तंत्राज तंत्र में मिल गए मेरे को, कि पूरा सतयुग से लेकर आज तक का अगर मुझे एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर बनाना है तो मैं उसको देखकर बना सकता हूं। Thus we had a system of this sort. मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सर। तो ये तो सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब, एंड इट विल सॉल्व द लार्जर प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि एक दो दिन के हिसाब से, इट विल सॉल्व द लार्जर ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो मैं क्योंकि खाली बैठा हुआ था 14 साल, पैसे वैसे तो मेरे पर ढंग से कमाए ही नहीं गए थे, जो थे वो सेविंग्स चलती गई चलती गई चलती गई, एक दिन वो भी खत्म हो गई। पर ये है कि भगवान ने कभी वो हाथ फैलाने की नौबत नहीं रखी। विद इन टाइम सब कुछ मैनेज हो गया।
एंड नॉट ओनली सेल्फ, मतलब उसी टाइम फ्रेम के अंदर बच्चों की पढ़ाई भी पूरी हो गई एंड एवरीथिंग। इसलिए मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूं कि जब आप अपने लार्जर रीजन को देखेंगे, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि हम 2 महीने सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड के कनेक्ट हुए, हम सब में कोई कॉमन कॉर्ड नहीं है, हम कनेक्ट ही क्यों हुए? हम सबके पास एक ही रीजन है, एक बीमारी है, बस दैट्स इट। चलो वो बीमारी का सॉल्यूशन के तौर पे हम सब अपनी अपनी प्रॉब्लम के तौर पे एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हो गए। बट जो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जिस किसी ने ये स्टेज क्रिएट करा है, उसने हर पात्र का एक रोल डिफाइन कर रखा है, एंड वो लार्जर पर्पस में यू आर द चोजन वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर स्टोरी। उसके बाद की स्टोरी जाननी है तो कुंफू पांडा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखें, और आप सबको अपनी अपनी स्टोरी कंप्लीटली पता चल जाएगी। सर क्योंकि हमारा कॉमन कॉज आप हैं। मैं भी आप तो हैं किस मैं भी तो उस कहानी के अंदर इन्फ्यूज्ड ही हूं। मेरा पॉइंट्स कहने बट बताने का ये है कि मैं वो कहानी नहीं हूं, कहानी कोई और है। जो और भी वो है सब बट लोग, आप टूवर्ड अपनी द अपनी कहानी तभी लिखेंगे जब आप सब लोग वो 5,000 करोड़ की ब्रांड में इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को, विद ऑल ऑफ योर हिकअप्स, विद ऑल ऑफ योर हैंडीकैप्स विच यू आर फेसिंग टुडे। उससे वो सर आज का सक्सेसफुल सेशन जर्नी बहुत बनाना, अमेजिंग था। मेरी उससे आवाज वो आ रही है? सक्सेसफुल जर्नी बनाना, वो इंपॉर्टेंट है। तो जब वो चीज डिकोड होगी सब लोगों की लाइफ के तौर सर पे, बहुत तब अमेजिंग था वो आज का सबको पता सेशन। चलेगा। मेरी आवाज ही नहीं चल रही। क्या हुआ? सर मैं कह रही थी आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। थैंक यू। रियली आई ओपनिंग, वंडरफुल, like a very unique angle of understanding the basics of it and that everything. मैडम तभी तो मैं कहता हूं ना, ब्राह्मण जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, उसको रेगुलरली खाना खिलाते रहिए। कब कौन से गेम को चेंज कर देगा ना, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खाना खिलाने के लिए जब एक चींटी आपकी लाइफ में चेंज ला सकती है, तो एक ब्राह्मण को खाना खिलाने पर कितना चेंज आएगा लाइफ में, आज आप नहीं सोच सकते। उसको चाहे चींटी मानकर ही खाना खिला दो, हाउ डज इट मैटर? सर मौका कब देंगे, आइए ना कलकत्ते। मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं मैडम, मैं तो मिलता भी नहीं। बाकी तो क्या कहना किसी और सर चीज हम आ का। जाएंगे आपके पास। हम लोग आ जाएंगे आपके पास। सर घर के सामने से चले जाते हैं पर आते नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। चंडीगढ़ के सामने से चले गए सर। आप देश में सर हम दुनिया आ में रहे हैं जहां आपके कोई भी पास में ब्राह्मण मेरठ। मिले ना, उसको मेरे को ही मानकर खाना खिला दीजिए, मैं तो तब भी खुश हूं उसके तौर पे। क्या भाई, सर मुझे हम उस आ बात रहे हैं से फर्क मेरठ नहीं आपके है। पास। आइए आइए, एनी टाइम। सर को मिल पाया सर जब आपको लगे कि और सारे लोग एक लेवल पे आ गए हैं तो एक ऑफलाइन सेशन तो बनता है। मैं तो इतना दूर से आया 2 दिन के लिए और मैंने सर से देखे वो मैं वो पता है सुशील जी, जब आपसे मुलाकात हो गई ना, उसके बाद जो है मुझे स्पेशली कीर्ति जी का फोन आया, सर आपको पता है सुशील जी नासिक के रहने वाले हैं। मैंने कहा ओ, आपने भी कहाँ कहाँ क्या क्या कनेक्शन डाला। मतलब कीर्ति जी को मैं मिलने के लिए वहां पर गया नासिक में, जबकि मैं किसी को नहीं मिलता। फिर जब वो कीर्ति जी ने वो नासिक वाला एंगल जोड़ा तो मुझे भी बड़ा मजा आया कि सब लोग सोचते कितने कितने तरीके से हैं। बट इट वॉज फन, इट वॉज वेरी एनचेंटिंग, की मजा आया। तो लेकिन एक एक मुझे एक सवाल है। आप बोलो तो जोर से बोलो हाँ सवाल की आवाज हाँ बहुत हाँ, कम है। सवाल ये है कि हम लोग जो अभी जैसे ऑफ कोर्स हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारे इसमें अंडरस्टैंडिंग 5,000 करोड़ जो भी बनना है, आई एम टॉकिंग ओनली फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। तो दिस इज द मोर डिफिकल्ट चैलेंज
देन द हेल्थ, क्योंकि हेल्थ में क्या है, यू आर, योर बॉडी इज इन्वॉल्व, और आप वो फैक्टर जो है यू आर ओनली पर्सन कंट्रोल, बट एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा है इन वेल्थ क्रिएशन, एंड दैट्स व्हाई प्रोबब्ली वी नीड टू वर्क मोर हार्ड ऑन ऑल दिस अच्छा while सुशील जी, एक बात बताइए। मैं एक सिंपल सी हाँ, कहानी रखता हूँ आपके सामने। मैं तो खैर बहुत सारे तरीके से ये पूरे प्रोसेस को इवेल्युएट कर चुका। 5,000 करोड़ की 5,000 ब्रांड है दुनिया में। तो हम मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं कि हम उसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि ये 5,000 ब्रांड्स कौन सी कैटेगरी, कौन सी इंडस्ट्री, कौन से उस वो इंडस्ट्री टाइप वगैरह वो सब आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। right. तो आप ये भी जब आप ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें जो है रिलेशनशिप के तौर पे कॉमन रिलेशनशिप, स्पेशल रिलेशनशिप एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बनाया जा सकता है। राइट। अब जब आपने ये 3 पार्ट में उसको कर दिया तो आप ये भी तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका सेक्टर कौन सा होगा। ये 2,000 बिलियनर, 2,500 बिलियनर पैदा तो थोड़ी हुए हैं कि पहले दिन से थे ये। अगर आप इनके पैटर्न को समझ लें तो आप भी बन जाएंगे। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप थोड़े में खुश हो गए, और मेरे पास करेक्ट। खुश होने का कोई रीजन नहीं था। बिकॉज मैं तो सिर्फ इस रास्ते पे इसलिए काम कर रहा था कि मैं मेरे गुरुजी को खुश करने की बात थी। गुरुजी ने कहा बेटा तू लानत है ऐसे जीवन पे जो 5,000 करोड़ नहीं कमा सकते। तो मुझे पता चला कि अच्छा, गुरुजी को अगर प्लीज करना है तो क्या 5,000 करोड़ की ब्रांड बनना पड़ेगा। बीच में गुरुजी गायब हो गए। तो अब कहानी में यही सोचता रहा कि कुछ करूं या कुछ नहीं करूं, करना क्या है। बट धंधा बहुत अच्छी तरह मुझे समझ में आता है। आप सिर्फ शांति से बैठ के, मतलब मिश्रा जी जैसा कोई व्यक्ति हो तो सिर्फ शांति से कमरे में बंद होकर 2 दिन 3 दिन ये जो बिलियनर और ये जो 5,000 करोड़ की ब्रांड्स हैं, केवल उसका डेटा निकाल के लिस्ट बना के उसके अंदर का पैटर्न निकालने बैठ गए, आप हर एक को बता सकते हो कि किसको क्या करना है। आपको लगता है कि ये कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। मैं एक दिन आरती के बारे में सोचते सोचते साइकोलॉजिस्ट की लिस्ट बनाने बैठ गया कि पूरी दुनिया में टॉप के साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं और उनकी साइकोलॉजी की थ्योरी कौन कौन सी है। पता चला हर एक बिलियनर ने एक साइकोलॉजिस्ट पकड़ रखा था, वही उसके लिए काम करता था सारे के सारे। सट्टा बाजार में ये वाला साइकोलॉजी का नियम चलेगा, गेमिंग कसिनो में ये वाला साइकोलॉजी का नियम चलेगा। वो एक साइकोलॉजिस्ट, एक यूनिवर्सिटी, ये 5-6 यूनिवर्सिटी ये कोई आपके हमारे लिए थोड़ी हैं। दे आर जस्ट मैस्कॉट्स। अभी ये इसकी किसकी ग्रांट बंद करी थी, हार्वर्ड वॉर्टन और क्या नाम था उसका, एमआईटी की। 15 मिनट में सारी छलनियों के सामने आ गया कि ये एमआईटी कौन से बिलियनियर के लिए काम कर रही थी, किसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे, कौन से प्रोजेक्ट्स कहाँ से कैसे मूव होंगे, उसकी रिसर्च का खर्चा कौन उठाएगा। 1 बिलियनियर की ग्रोथ में, रिसर्च में जो पैसा खर्च होता है वो देश और सरकारें खर्च कर रही है। ग्रो कौन कर रहा है, बिलियनियर। 15 दिन बाद उसका हुक्का पानी बंद हुआ तो उसने एक अलग देश में अपना बेस बना लिया। आज की तारीख में वो सारा बेस मोरक्को में बैठा हुआ है। जिस देश का नाम आप ना सुनते हैं ना देखते हैं, वहां सारे दुनिया के बिलियनियर जो है वो बैठ के अपने अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। कोई आइलैंड खरीद रहा है। इनको तो ट्रैक करना बहुत ही आसान है। सोचना तो शुरू करिए। मैं बताता हूं आपको, एक नहीं इनके 100 पढ़ते अगर प्याज की तरह नहीं खोलूं तो इसका मतलब मुझे पढ़ाई करनी नहीं आती। पर वो सब तब फायदेमंद है जब आप खुद इस बात का निर्णय लेंगे कि यस आई हैव टू बिकम अ ब्रांड। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे उसके बियॉन्ड, तो नौकरी होती है।
कुछ की आज चली गई, कुछ की कल चली गई, कुछ की जब तक जाने की बारी आएगी तब तक आपका खुद का शरीर काम करना कम कर देगा। देर इज नथिंग लाइक अ 100% रिटायरमेंट, एंड इट नेवर हैपेंस इन एनीबडीज लाइफ। सिर्फ सोच की बात है, सोच को इन्वोक करना है। Right, मैं sir. मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? Yes, yes. Hey, I agree. There is abundance everywhere. We have to just go into that. We have to first believe ourselves first. सर जी देखो, ऐसा है, अगर आप सोच सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच सकते तो पुष्पा 1 और प्रोसेस पुष्पा में 2 जाए। देखो, आपको खुद ही हाँ, समझ में आ जाएगा कि वो जर्नी कहाँ से शुरू होती है और कैसे बढ़ती है। अपनी यूनिकनेस तो आपको ही ढूंढनी पड़ेगी, अपने पेन पॉइंट भी आपको ही ढूंढने पड़ेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। correct, sir, correct. सर पर पहले आप जितनी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप जितनी 5% भी नॉलेज हो तभी तो कुछ शुरू किया जाए। मैडम मेरे 5% पे क्यों जा रहे हैं? अपने वाले परसेंटेज पे जाइए ना। नॉलेज से पैसे नहीं कमाए जाते। पैसे कमाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। आप जब अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे सब लोग, तभी उस होराइजन को देख पाएंगे। और 5,000 लोग हैं अगर, तो 5,100 लोग नहीं हो सकते। बट हमारी सोच में बहुत डीप रूटेड नौकरी और ये सारे बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स हटाइए। और कुछ नहीं कर सकते। रोज सुबह जब आरती हीलिंग करती है 3 बार सुबह, 3 बार शाम को, केवल इस बात के लिए हीलिंग लीजिए, भूल जाइए आपके आपकी अपनी कोई हेल्थ खराब है, भूल जाइए आपके किसी बच्चे या परिवार या किसी की भी हेल्थ खराब है। आपको सिर्फ एक ही थॉट याद रहना चाहिए कि मैं 5,000 करोड़ की ब्रांड बना सकूं, इसके लिए मेरी हीलिंग कीजिए। Sir, I do that. जितनी जल्दी आप उस पूरे प्रोसेस में अपने इंटरनल कनेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, आपको अपने आप ही फर्क पता चल जाएगा। हर कहानी जहां से शुरू होती है जहां खत्म होती है उसका एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। आप कहानी स्टार्ट नहीं कर रहे। मैंने ऐसी थोड़ी सबको बोला कि भाई आप लोग जो है वो किरण मैडम से बात तो करना शुरू करो। इट इज नॉट अबाउट कि वो 5,000 करोड़ के ब्रांड का रास्ता जानते हैं। नो, मैंने कभी ये नहीं बोला किसी को भी। मैंने बोला आप पहले अपने विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, इसके ऊपर बात करना शुरू करो। हम जिस जगह सबसे ज्यादा पीछे हैं वो ये कि हमारा विजन ही नहीं है, हमारे पास कोई मिशन नहीं है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। सर जी बताइए। सर आपने अभी कहा कि आपको बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो नहीं, आप मैंने एक बिजनेस नहीं, मैंने कहा मुझे धंधा पानी बहुत जल्दी समझ में आता है। नहीं, आप मेरे को हमारा एक सेशन लीजिए ना एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। मैडम एक्चुअली हैंड होल्डिंग कभी रिजल्ट नहीं देगी किसी को भी। मैं ले लूंगा, जस्ट मुझे लाइक कोई दिक्कत नहीं है। एक एक मेरे नॉर्मल को सा लेने सेशन। में, मतलब किसी के साथ भी कोई भी सेशन करने में कभी भी दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट आई लव टू डू दिस पार्ट। बट मैं ये कह रहा हूं, ये हैंड होल्डिंग, मतलब इसको आप ऐसे मानकर चलो, मैं कपिल शर्मा का ना एक इंटरव्यू देख रहा था। वो इंटरव्यू ऋषि कपूर का था। तो ऋषि कपूर ने बोला कि बोले जी, मेरा करियर जब स्टार्ट हुआ था तभी अमिताभ बच्चन का करियर स्टार्ट हुआ था। उसकी जंजीर हिट हुई थी और मेरी बॉबी हिट हुई थी। उसकी लगातार बैक टू बैक पिक्चर हिट होती चली गई, मेरी नहीं हुई। I was from a very reputed family who was known for only producing film actors. पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारे घर खानदान से शुरू होती थी। लेकिन सब लोग मेरे को पूरी जिंदगी एक ही बात पे ताना मारते थे, सीख जरा इस अमिताभ से, ये कल का आया हुआ लड़का जो है तुम उसके आसपास भी नहीं खड़े हो सकते। वो कहता था मेरे को कभी वो दिन ही नहीं पता कि मैं बोलूं अमिताभ ने कहा कि मेरे पास खाने के पैसे खत्म हो गए थे, तो मैं बस अड्डे पे जाके सो जाता था और एक दिन वापस जा रहा था। बोले मुझे मेरी लाइफ में वो वाला पॉइंट आया ही नहीं।
अमिताभ को उसी टाइम पर जब उसकी जंजीर हिट नहीं हुई थी, कांस्टेंट फेलियर था। वो छोटे 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 रोल करने के हिसाब से, उसको जिस पिक्चर में रोल मिला उसके हिसाब से भी उसका काम बंद हो गया। वो पिक्चर ही नहीं चली या खुली, कुछ इस तरीके का था। वो कह रहा हर व्यक्ति की जर्नी डिफरेंट है। आप भरे पेट से सोच रहे हो, एक व्यक्ति भूखे पेट से सोचता है। बट वो भरा पेट और भूखा पेट जो है ना, इट इज जस्ट अ मोमेंटरी पॉइंट। पॉइंट ऑफ स्टार्ट का भले ही फर्क होता है, पर आप सब अपने लाइफ में जब उस पॉइंट को सोचोगे, ये मेरा ट्रिगरिंग फैक्टर है। अभी थॉट सेल्फिश है, मैं और बस मैं के बियॉन्ड नहीं जा रहे आप लोग। बस मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा मतलब वो मैं हटानी है। जैसे ही वो मैं आप सबके अंदर से हटेगी, इंस्टेंट कहानी का सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड 5,000 करोड़ की ब्रांड का मतलब कहीं भी 5,000 करोड़ रुपए कमाना है ही नहीं। मैं किसी को भी नहीं कह रहा कि आप 5,000 करोड़ रुपए कमाओ। मैं कह रहा हूं 5,000 करोड़ की ब्रांड बनो। मैं अगर अपनी ब्रांड उसके तौर पे गिनूंगा ना कि मैं कितना बड़ा काम कर सकता हूं, उसके तौर पे मैं अगर अपनी ब्रांड वैल्यू बनाऊं, तो मैं 200 बिलियनेयर का दुकान बंद कर सकता हूं। 200 बिलियनेयर पुट टुगेदर। मेरा कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है। एंड इट इज जस्ट वन पार्ट कि मैं तो जितना काम कर रहा हूं वो हेल्थ डोमेन में कर रहा हूं। हेल्थ डोमेन में ग्लोबली 200 बिलियनर काम कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, इन द फॉर्म ऑफ फार्मेसी, इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल, सो लाइकवाइज। और ये सिर्फ मेरे पूरे टोटल पर्सनैलिटी का सिर्फ एक पार्ट है। तो इट डजेंट मैटर। मैं तो हर एस्पेक्ट को अपने अपने उसके तौर पर लेकर चल रहा हूं। बट मैंने जब अपने पूरे पार्ट पर देखा कि मैं ये 200 बिलियनर अगर कल को गिरा देता हूं, उससे होगा क्या, तो मेरे को आया कि मैं कहानी में 5,000 करोड़ वाले कितने लोग जोड़ सकता हूं। मैं अपनी अटेंशन को वहां लेकर जाऊं। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जिसकी तौर पे हम बात करें, ये बीमारी हीलिंग, ये तो मैं पूरा पजल ही रिजॉल्व कर चुका। इसमें तो थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ी मेहनत और डालनी है। ये वो रिजल्ट दे ही देगी जो अपने आप में बहुत बड़ा है। मेन पार्ट आप सब लोगों का जागना है। उसको जब जगा लेंगे तो ऑब्वियसली दिल बी वेरी बिग डिफरेंस। वही तो नहीं पता चल पा रहा है कि अभी ये कितने जागेंगे, कब जागेंगे, कैसे जागेंगे। तभी मैंने उसको 60 डेज की साइकिल को 30 डेज करा कि इसको और फटाफट जो है उसके तौर पे करे। ठीक है जी, तो चलिए फिर शाम को कनेक्ट करते हैं। सर हाँ जी, बोलिए। मुझे हाँ शशि जी। सर, मुझे ना अभी आधा पौन घंटे से है ना पेट में है ना बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा था। मैंने एनर्जी वगैरह वो करने की भी कोशिश करी, बट उतना मुझे आराम नहीं आ रहा। ये हाथ लीजिए ना, और ये सेंटर पॉइंट है, इसको दबाइए ऐसे करके दोनों हाथों में। मेडिसिन भी खा चुकी हूँ सर। है जी। मेडिसिन भी ले ली मैंने कि कहीं ईयर वजह उसकी वजह से वो हो रहा हो, बट पेट में कहाँ पर दर्द है आपके? सर यहाँ अभी पहले तो बैक से चालू हुआ था, बट अभी यहाँ आके इकट्ठा हो गया। ये तो किडनी का डोमेन है। पेट का डोमेन पथरी। मतलब पेट के तौर पे नहीं आएगा, ये किडनी का वो है। पथरी है शायद। सर अभी इसके पहले कभी नहीं हुआ, बट अभी आज ही अभी एकाएक ही हुआ है।
कि हो गया है, एक एक किडनी घंटा स्टोन का हो हो सकता है। एक सेकंड रुके, मैं डॉक्टर आरती को बुलाता हूँ। किरण मैम, आप दोबारा कब शुरू करेंगे? हाँ, मैं आज से शुरू कर सकती हूँ। मैं वो पूजा कराई थी ना, तो उसमें टाइट अप हो गई, क्योंकि वो 9 दिन की नहीं थी, 3 दिन की थी। अच्छा अच्छा। 12 घंटे रोज की पूजा थी, तो उससे वो 2 घंटे पहले वो आते थे पंडित जी, और 1 डेढ़ घंटा बाद में, बिकॉज बिगनिंग प्रेयर और बाद में प्रेयर करते थे। तो उसमें काफ़ी टाइड अप हो गई, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पर अब मैं एम रेडी, सो आई कैन डू इट वेन एवर यू आर कंफर्टेबल, लेट मी नो। आज आज अगर शाम में कोई आपका नहीं है तो इंडिया मेरा कोई टाइम प्लान नहीं इवनिंग है, वर्क फॉर यू? आप मुझे बताइए, मुझे टेक्स्ट कर हाँ, दीजिए टाइम, आई विल डू इट। ठीक है ठीक है। ठीक है। फिर तो हम लोग भी किरण मैम, मैडम वी मेरा कैन ऑल्सो मुझे भी नाउ करना है। हैंडल दिस केयर बिकॉज वी वर नॉट 30 days अर्लियर, तो हमारा नंबर। मैं यही आज सर से बात करना चाहती थी कि बिकॉज मैं कैलिफोर्निया में हूँ, आप इंडिया में हो, टाइमिंग का थोड़ा हो जाता है चैलेंज। तो हम कैसे सब कुछ जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक दिन में 4-5 लोग करें, तो तब हम थोड़ी स्पीड पकड़ सकते हैं। एक दो के रोज से स्पीड नहीं हो सकती है। तो मैं उनसे पूछूंगी कि कैसे उनकी सजेशन है, तो वी कैन गो फ्रॉम देयर। किरण जी, तो वो आई टाइम विल मैम सूट्स लास्ट यू। दिन क्या मैम आप अगर आपका टाइम टाइम को देख बोलो ना, लेते हैं। आपका टाइम से सबको ले लिया करो मैम। किरण मैम, हाँ जी। व्हाट आपका टाइम टाइम जो सूट्स रहेगा यू? ना, आपके सबको टाइम से लो। नमस्कार। नमस्कार हाँ जी। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। जी शशि मैम बताएं। मैम मुझे है ना भी करीब एक डेढ़ घंटे से है ना एक ही पेन चालू हुआ मुझे, और ये पहले तो पीछे ज्यादा हो रहा था, फिर उसके बाद में ये आगे आ गया। अभी मैं मेडिसिन वगैरह भी ले चुकी हूँ, मैंने इनो भी पीने की कोशिश की थी बट मुझे वोमिटिंग हो गई। उसके बाद में अभी और भी मतलब मेडिसिन मैंने ले ली है, बट अभी दर्द में उतना आराम नहीं है मुझे। अभी ठीक है, यहाँ पर हीलिंग जगह पे आया मेरा। हीलिंग रिक्वेस्ट। ओके। आपको बोल यस मैम। आपको बोलना है अपना हीलिंग रिक्वेस्ट। मेरा नाम नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे हील करें ताकि मेरा ये जो पेन है ये खत्म हो। ऐसे ही बोलना। मैम, आपकी आवाज नहीं आई बीच में।
यस मैम, क्या फर्क है? मैम अभी इतना नहीं है मुझे। हाँ जी। मैं अभी वहां जलन टाइप की महसूस हो रही है। नहीं, पेन में कितना फर्क है? वो तो कम हुआ है, कितना कम हुआ है? मैम हाँ, जलन जैसी ही महसूस हो रही है, दर्द हाँ, बट अब वो दवाई की वजह से या अभी हीलिंग की वजह से थोड़ा सा कम ठीक हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे बैठा नहीं जा रहा था अभी, हाँ, जब मैंने आपको देखा अभी। तो मैं अभी भी पेन आपको नहीं है, जलन है। नहीं, पेन ही है बट जलन के साथ में पेन है। हाँ, ठीक है। पानी पीजिए मैम ज्यादा, और गुस्सा मत करिए। गुस्सा किससे करूंगी मैं? ठीक। ठीक है। मैम आप कहाँ रहते हैं? जी मैम, कहाँ रहते हैं आप? मैं गाजियाबाद में हूँ। भुट्टा छल्ली का जो बाल होते हैं ना, वो उबाल के पी लीजिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। हम्म, चलिए, लेट्स कनेक्टेड 4 o'clock। ठीक है, ठीक है जी, चलिए जी। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू।